गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड में हमारा आज टॉपिक है एडम रिपोर्ट। एडम का पहले हमें इंट्रोडक्शन देंगे। एडम एक सच्चे समाज सेवक, विद्वान और शिक्षाविद थे। शिक्षा के द्वारा ही भारतीय समाज का वो विकास करना चाहते थे। एडम एक मिशनरी थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनको बंगाल तथा बिहार प्रांत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण का काम दिया। एडम ने 1835 से 1838 तक बंगाल की शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया। एडम ने 3 प्रतिवेदन इसी अध्ययन के फलस्वरूप दिए। इन तीनों रिपोर्टों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री होने के साथ साथ विचारों और अपने सुझावों का समावेश भी दिया। इन रिपोर्टों में तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था और भारतीयों के शिक्षा प्रेम का सच्चा वर्णन इतिहासबद्ध किया। जिस अपकीर्ति को चार्ल्स ग्रांट और मैकाले जैसे इतिहासकारों ने मढ़ दिया था, उसे एडम ने अपनी रिपोर्टों के द्वारा दूर कर दिया। एडम की पहली रिपोर्ट 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत की गई। एडम की रिपोर्ट के 3 मापदंड निम्नलिखित हैं। पहला, उन्होंने जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या बढ़ाई और शिक्षा का स्वरूप दिया। तीसरा, उन्होंने शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण बताया। तो एडम ने बंगाल की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन इन्हीं मापदंडों को ध्यान में रखकर किया है। बंगाल की शिक्षा का स्वरूप के अंतर्गत एडम ने देखा कि बंगाल और बिहार में 400 व्यक्तियों की एक पाठशाला थी। 400 बालकों की शाला में केवल 63 बालक थे। बंगाल तथा बिहार में 1801 के सर्वेक्षण के अनुसार 63 बालकों हेतु एक देसी शाला थी। शिक्षा की स्थिति का पता केवल पाठशालाओं के आधार पर नहीं लगाया जा सकता था। ये पाठशालाएं निम्न स्तरीय थी। कौन कौन सी थी? पाठशाला के दोष निम्नलिखित हैं। पहला इसके अंदर दिया शिक्षा स्तर का निम्न होना, छात्रों का अवधि के पूर्व ही विद्यालय छोड़ देना, यानी कि बीच में ही वो विद्यालय को छोड़ देते थे। बंगाल की शिक्षण विधि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। कैसे बनाई गई थी उसके बारे में चर्चा कर रहा है ये, कि प्राथमिक पाठशालाओं में 5 से 6 साल की अवस्था से छात्र शिक्षण लेना शुरू कर देता है और 10 से 11 वर्ष की आयु तक वो उसको प्राप्त कर लेता है। दूसरा, इसके अंदर ये अक्षर बनाना रेत पर उंगली चलाकर सीखते थे और रेत के बाद आटे पर तथा ताड़ पत्र पर स्याही से सिखाया जाता था। ताड़ पत्थर यानी कि पत्ते के ऊपर, जो ताड़ है का पेड़ है उसके पत्ते के ऊपर इनको बनाना, अक्षर बनाना सिखाया जाता था। और अक्षर ज्ञान के बाद बालकों को लिखने और पढ़ने का अभ्यास कराया जाता था। इन पाठशालाओं का शिक्षण दोषपूर्ण होता था। शिक्षक अपने वेतन के लिए छात्रों तथा उनके परिवार वालों पर निर्भर करते थे। मुद्रित पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। इनकी छपी हुई किताबें उनके पास नहीं थी। शिक्षक अपनी दयनीय स्थिति के कारण छात्रों पर कोई नैतिक प्रभाव डालने में असमर्थ थे। इस प्रकार से भारतीयों के लिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य माना गया था। संस्कृत के पठन पाठन के लिए प्रांत में उच्च विद्यालय भी खोले गए थे। एक संख्या वह थी जिसमें काव्य की शिक्षा और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। दूसरी संस्था के अंदर इसमें कानून, नियम और काव्य पढ़ाया जाता था और तीसरी के अंदर इसमें न्याय तथा साहित्य का शिक्षण दिया जाता था। इन सभी तथ्यों के अलावा एडम की प्रथम रिपोर्ट में उन प्राथमिक शालाओं के संबंध में विशेष जानकारी है जिन्हें मिशनरी समाज
गैर हिंदुस्तानी संस्थाएं तथा विदेशी लोग चलाते थे तथा जिनके संगठन में भारतीयों का हाथ नहीं था। अब एडम की दूसरी रिपोर्ट जो है 23 दिसंबर 1836 को आई और एडम की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार उसने राजशाही जिले नटौर के थाने का बारीकी से अध्ययन किया। पहली रिपोर्ट की सीमाओं को तोड़ना इस सर्वेक्षण का उद्देश्य था। तो उस सर्वेक्षण के सामने क्या बातें इनके सामने आई? पहली, मुस्लिम विद्यालयों की संख्या 17 थी, उनमें से 4 में फारसी पढ़ाई जाती थी और अरबी भाषा के लिए 20 छात्र थे और 11 विद्यालयों में अरबी पढ़ाई जाती थी। 2 शालाएं ऐसी थी जिनमें बंगाली और फारसी पढ़ाई जाती थी। दूसरा, हिंदू प्राथमिक पाठशालाएं 11 थी जिनमें 192 छात्र पढ़ते थे। उसके बाद हिंदू प्राथमिक शालाओं की शुरुआत की गई। इन हिंदू पाठशालाओं की विशेषताएं निम्नलिखित थी। क्या क्या विशेषताएं थी इसकी? कि इन पाठशालाओं में 5, 7 और 9 वर्ष की अवस्थाओं के बालक पढ़ते थे। 5 से 10 वर्ष तक की अवधि तक शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षक नए युवक व अधेड़ उम्र के भी होते थे। दूसरा, इसमें बताया कि पहले 10 दिनों में जो है बालक को वर्णमाला सिखाई जाती थी। फिर 2 से 4 वर्ष तक जो है ताड़ के पत्तों पर लिखना पढ़ना, संख्या का ज्ञान, गुणा भाग आदि सिखाया जाता था। उसके बाद इन शालाओं में हस्तलिखित पुस्तकों का चलन नहीं था, यानी कि हाथ से लिखी हुई पुस्तकें नहीं थी। 2 से 3 वर्ष तक आसान जो है गणित, केले के पत्तों पर लिखने की शिक्षा बालकों को जो है दी जाती थी। फिर बालकों को गणित आदि के प्रश्न, व्यापार या कृषि से संबंधित भी सिखाए जाते थे। चौथे चरण में जो है 2 वर्ष तक जो उनको अर्जियाँ, चिट्ठियाँ लिखने व हिसाब किताब लिखवाने का अभ्यास कराया जाता था। फिर उसके बाद नटौर में 4 फारसी शालाएं थी जिनमें लगभग 23 छात्र थे। इनमें जो है 4.5 से 13 वर्ष तक के बालक जो है अध्ययन शुरू करते थे और 12 से 27 वर्ष की अवस्था में विद्यालय को छोड़ते थे। छात्र जो 4 से 8 वर्षों तक जो है शिक्षा अध्ययन करते थे और बंगाल शिक्षकों की अपेक्षा इन फारसी पाठशालाओं में अधिक विद्वान शिक्षक थे। यहाँ पाठशालाओं के अलावा घरों में शिक्षा देने की सुविधा थी और नटौर में जो है अरबी शिक्षाशालाओं की संख्या 11 थी जिसमें 42 छात्र जो हैं अरबी सीखते थे। कई संस्थाओं के मौलवी घरों में जाकर शिक्षा देते थे। उन्हें 12 रुपये प्रति महीना और भोजन भी दिया जाता था। नेक्स्ट इसमें बताया कि नटौर ज़िले में ज़मींदारों की लड़कियों को छोड़कर कोई भी जो है लड़की या स्त्री जो है शिक्षित नहीं होती थी, यानी कि उनको ये अधिकार नहीं दिया गया था। इसके साथ ही ये हमारी दूसरी रिपोर्ट समाप्त होती है। इसमें तीसरी रिपोर्ट आई जो एडम ने 1835 के अंदर प्रस्तुत की थी। इसके अंदर निम्न तथ्यों को दिया गया जो कि शिक्षा से संबंधित थे। पहला, इन्होंने वर्तमान देशी संस्थाओं का ही शिक्षा प्रसार के लिए उपयोग किया जाए। हिंदू व मुस्लिम 2 प्रकार की संस्थाएं चलाते हैं, एक धार्मिक संस्थाओं का ही अंग है तो दूसरी जिनका धर्म के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। हमें दूसरी संस्थाओं को संशोधित करके यानी कि सुधार करके उन्हें हिंदू और मुसलमान जनता की शिक्षा का साधन बनाना चाहिए। दूसरा, देसी भाषा शिक्षण को शैक्षणिक योजना का अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा शिक्षा संबंधी नीति व विचारों ने देसी भाषा के शिक्षण का महत्व बिल्कुल ही गिरा दिया गया। तीसरा, इस योजना के पहले चरण के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रसार ग्रामीण शिक्षकों तथा देसी शालाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रयोग को 1 से अधिक जिलों में लागू करना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अंदर प्रत्येक जिले में इन्होंने क्या करवाया, शैक्षिक सर्वेक्षण चलवाए। इस सर्वेक्षण के द्वारा प्रत्येक जिले की जनसंख्या, शिक्षा पाने वाले बालकों की संख्या और वर्तमान शिक्षा सुविधाएं आदि का पता लगाने की कोशिश की गई। नेक्स्ट, इन्होंने शिक्षकों की
समय समय पर परीक्षा ली जाए। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनकी योग्यता के अनुसार उनको पारितोषिक देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे शिक्षा संस्थाओं और शिक्षकों के बीच में अच्छा तालमेल स्थापित होगा। शिक्षकों की रुचि अच्छी शिक्षण पद्धतियों के द्वारा शिक्षण देने की बनी रहेगी और सरकार के द्वारा तैयार पाठ्य पुस्तक तथा नॉर्मल स्कूल की परीक्षा पास करने वाले ग्रामीण शिक्षकों को कुछ भूमि भी जो है जो दान में दी जाएगी। लेकिन भूमि जो है शिक्षक के वेतन से आधे से अधिक आय की नहीं होगी। यदि वेतन 30 रुपये प्रति वर्ष है तो भूमि 40 रुपये देने लायक ही होनी चाहिए। ये योजना अच्छे व्यक्तियों को शिक्षा कार्य की ओर आकर्षित करने में सफल बनाती है। इस योजना से शिक्षकों में भी जो है अच्छी योग्यता धारण करने और बालकों को अच्छी शिक्षा देने की रुचि बढ़ेगी और शिक्षकों का ही नहीं बल्कि अच्छे व्यक्तियों का रुझान भी इस तरफ बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एडम ने अपनी तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद एडम के द्वारा जो है प्रस्तावित शिक्षा योजना की हम बात करेंगे। एडम जो है प्राच्यवादी विचारधारा का था। एडम ने संस्कृत और बंगाली भाषाओं का अध्ययन किया। उनके द्वारा भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था की बड़ी आवश्यकता है तथा इसकी व्यवस्था वहाँ की भाषाओं के माध्यम से ही की जा सकती है। जन शिक्षा योजना को एडम के अनुसार निम्न प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। पहला, इन्होंने भारतीय भाषा एवं साहित्य का ज्ञान विज्ञान का अध्ययन भारतीयों की भाषाओं के द्वारा करवाया जाए और भारत में जन शिक्षा के विकास के लिए यही ज़रूरी है। दूसरा, जन शिक्षा विरोधी सिद्धांत को लागू न किया जाए। तीसरा, भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए और सरकार की तरफ से सभी स्कूलों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। छात्रों की शिक्षाएं निर्धारित समय पर पूरी करवानी चाहिए। शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर उनमें सुधार करना चाहिए और प्राचीन भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भारतीय तथा पाश्चात्य विशेषज्ञों की सहायता से करवाना चाहिए। शिक्षकों तथा विद्यालयों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक निरीक्षक को नियुक्त करना चाहिए। इस योजना को कार्य रूप में प्रेरित करने के लिए शुरू में इसे कुछ जिलों के अंदर लागू करना चाहिए और धीरे धीरे सभी जिलों में चलाया जाना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिए और सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष जो है 3-3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर 4 वर्ष के अंदर उनका प्रशिक्षण पूरा करवा देना चाहिए। अब एडम्स रिपोर्ट का जो है मूल्यांकन और गुण दोष जो है दिए गए हैं। एडम ने जो है भारत में जन शिक्षा का सच्चा पक्षधर था। एडम ने जो सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की उससे 2 प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुए। पहला क्या हुआ कि इसने बंगाल और बिहार दोनों प्रांतों के संपूर्ण क्षेत्र की शिक्षा का पूरा सर्वेक्षण नहीं किया। जब पूरा सर्वेक्षण नहीं हुआ तो ये कैसे कह सकते हैं कि उस समय के लिए बंगाल में लगभग 1 लाख स्कूल चल रहे थे। दूसरा ये बताया कि गांव में स्कूल होने और नगरों में भी स्कूलों का जाल बिछा होने के बाद अकेले बंगाल में 1 लाख स्कूल होना संभव नहीं है। एडम के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना भारतीयों के लिए उपयुक्त होते हुए भी एक अधूरी योजना थी। इसमें सिद्धांतों का विरोध किया गया। भारतीयों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन किया गया, इसलिए भारतीयों के लिए उपयुक्त योजना कहा गया है। साथ ही इसमें देसी स्कूलों की दशा सुधारने, शिक्षकों का वेतन बढ़ाने, उनकी प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करने और सभी स्कूलों को आर्थिक सहायता देने का सुझाव दिया गया है। इसके बावजूद भी ये योजना अधूरी है क्योंकि न तो इस शिक्षा योजना में भारतीयों की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए गए और न ही उनका पाठ्यक्रम निश्चित किया गया। इस शिक्षा योजना में ग्रामीण स्कूलों को भूमि देने की बात कही गई है, लेकिन यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये भूमि कौन देगा। इस प्रकार एडम योजना की अस्वीकृति ने अपनी रिपोर्ट 1835
1938 में प्रस्तावित किया कि मैकाले ने भी अपने विवरण पर शिक्षा नीति 1835 के अंदर प्रस्तावित की थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने दोनों का बारीकी से अध्ययन किया, उन पर विचार विमर्श करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि देश के लिए जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय सीमित साधन थे, और ये देखते हुए एडम के द्वारा प्रस्तुत योजना को अस्वीकृत कर दिया गया। देश की स्थिति अच्छी न होने के कारण लॉर्ड ऑकलैंड को एडम की योजना अस्वीकृत करनी पड़ी। इस प्रकार आज हमने एडम रिपोर्ट्स का अध्ययन किया। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।